अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सलूमी ख्वाबगाह में सोनिया के पास मौजूद थी और मैं अदनान अब्बासी को एक एक लम्हे का आंखों देखा हाल सुना रहा था। वो उसके जलाइम की फहरिस्त सुनकर तुम्हारा खून खोल उठेगा, मगर जब मैंने उसे ये इतला दी कि कोई शख्स पोकी में गुस्सा है तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अगर वो शख्स ख्वाबगाह तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो उसकी जान बख्शी कर दी जाए। उसे ऐसे जुर्रतमंद लोगों की जरूरत है जो उसके लिए कारहाय नुमायां अंजाम दे सके। सलोमी और उसके दरमियान किस किस्म का ताल्लुक है? मैंने पूछा। कोई ताल्लुक नहीं, ये ताल्लुक तो मेरे और सलोमी के दरमियान है। वो तो यही समझती है कि उसका ताल्लुक अदनान अब्बासी से है। गोया तुम्हें इतना इख्तियार है कि अदनान अब्बासी के इल्म में लाए बगैर इस किस्म के इकदामात कर सको। सोनिया का वो ज़ाती मामला था और उसमें तंजीम के मुलव्वस होने का इम्कान नहीं था, इसलिए सलोमी की फरमाइश पर मैंने ये कदम उठाया, लेकिन उसमें तंजीम मुलव्वस हो गई। मैंने कहा, सोनिया के बारे में तुमने अदनान को क्या बताया? हकीकत हाल ही बताई थी। वो मेरे और सलोमी के ताल्लुकात से वाकिफ है, बल्कि मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तुम्हें मालूम है कि इस मामले में सोनिया बेकसूर है, मैंने उसे घूरते हुए कहा, और वो तुम्हारी ही वजह से मुश्किल में फंसी है। उसने मुजरबाना अंदाज में पैर पतरा। मुझे तो सलोमी ने जो कुछ बताया था उसके मुताबिक कसूर सोनिया का ही है। मैंने तंदिया लहजे में कहा, यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ। अदनान झिझक गया। सलोमी के बयान से तो यही जाहिर होता है कि सोनिया ने उसके साथ ज्यादती की थी और तुमने सलोमी के बयान की तस्दीक करने की जरूरत भी नहीं समझी। मैंने बड़े खराब लहजे में कहा, और मेरी नजर में तुम्हारा यही एक जुर्म तुम्हें सजा देने के लिए बहुत काफी है। तस्दीक तो तुमने भी नहीं की, उसने तुर्की बतुर्की कहा। मुमकिन है सोनिया ने गलत बयानी की हो। होश में रहकर गुफ्तगू करो। मैं तस्दीक किए बगैर कोई बड़ा कदम नहीं उठाता, और अब मुझे जल्दी जल्दी अपने बारे में आगाह कर डालो। मेरा असल नाम तमकीन है, उसने कहा, और मैं चौंक पड़ा, मगर वो अपनी बात जारी रखे हुए था। अदनान से मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। हम दोनों ही छोटे मोटे जराइम के जरिए गुजर बसर किया करते थे। फिर हालात ने पलटा खाया और अदनान को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। वो हुक्मरान पार्टी में शामिल हो गया था और उनके लिए कई कारनामे करके उनके दरमियान अपनी एक पोजीशन बनाने में कामयाब हो गया था। उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगी थी। इस मौके पर अदनान ने मुझसे राब्ता किया और मुझे की कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करा के उसका हम शक्ल बन जाऊं ताकि वो सुकून से अपना काम कर सके। उन दिनों मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे हालात बहुत खराब थे। उस काम की वजह वो मुझे जितनी रकम की पेशकश कर रहा था वो मेरे लिए ऐसी नहीं थी कि मैं उसे नजरअंदाज करता। मैंने अपनी बीबी से मशवरा किया तो वो फौरन ही तैयार हो गई। बात एक राजदारी की शर्त थी। मैंने सोचा ये शर्त पूरी करना क्या मुश्किल है। मुझे नहीं मालूम था कि इस राह में आगे चलकर मेरा क्या हशर होने वाला है। अगर मुझे मालूम होता तो मैंने उसकी पेशकश रद्द कर दी होती। बहरहाल मैंने सर्जरी कराई और उसकी जगह ले ली। उस वक्त अदनान की ये ठाट बाट नहीं थे। मुझ पर कई बार कातिलाना हमले हुए, मगर मैं किसी न किसी तरह बचता ही रहा। उसके बाद अदनान की मजीद तरक्की का दौर शुरू हुआ और उसके साथ ही मेरी तरक्की भी शुरू होगी। आज मेरी पोजीशन तुम्हारे सामने है, लेकिन अब अदनान मेरे लिए पहले वाला अदनान नहीं रहा। अब वो मेरा आका है और मैं उसका मुलाजिम हूँ। मुझे इस मसनूई जिंदगी से नफरत हो गई है। मैं नहीं रहा, कोई और हो गया हूँ। जरा सोचो कि किसी से उसकी शख्सियत छीन ली जाए तो उस पर क्या गुजरेगी। सलोमी के ताल्लुकात पहले तमकीन से थे, अब वो तमकीन को भूल गई है। वो भी मुझे अदनान अब्बासी समझती है। अदनान के तकरीबन सारे मुलाजिम मुझे अदनान समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मेरी हैसियत उसके एक अदना मुलाजिम से ज्यादा नहीं है। मामूली बातों पर वो अपने मातहतों को कत्ल करा देता है और मैं जानता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मेरा अजर भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन तुम बेइख्तियार किस तरह हो सकते हो जबकि बसरा में उसके तमाम कारोबार की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। मैंने अपने तासरात छुपाते हुए सरसरी अंदाज में कहा, कारोबार के मामले में मेरी हैसियत एक मैनेजर से ज्यादा नहीं। तमाम बड़े बड़े फैसले अदनान खुद करता है। वो खुद भी तो यहाँ आता होगा। ऐसे मौकों पर तुम क्या करते हो? मैंने पूछा। वो कभी कभार बसरे का रुख करता है। उसकी आमद की इतला मुझे कबल अज वक्त मिल जाती है और मैं रोपोश खो जाता हूँ। और जब तक वो बसरे में रहता है मुझे सबकी नजरों से ओझल रहना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो भांडा फूट सकता है। कहानी तो तुमने बहुत अच्छी गढ़ी है, इसकी दाद ना देना ज्यादती होगी, मैंने तंदिया लहजे में कहा। मुझे खुश होना चाहिए मगर नहीं हो सकता, उसने एक तवील सांस लेकर कहा। तुमने मेरे बयान करदा हकायक को तस्लीम कर लिया तो अदनान की तलाश में निकल खड़े हो गए, और जैसे ही उसे हिम होगा कि मैंने उसका राज फाश कर दिया है वो मेरे कत्ल के अहकामात सादर करेगा, और अगर तुमने उस पर यकीन नहीं किया तो तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। लिहाजा
मैं तकदीर के दायरे पर अब बह रहा हूँ। फर्ज कर लिया कि तुम अदनान नहीं तमकीन हो। सवाल ये पैदा होता है कि अदनान को तुम्हारे अगवा का इल्म किस तरह हो सकेगा। दरअसल बसरा में अदनान की एक मंदूर नजर बरजाना मुस्तकिल तौर पर रहती है। वही उसकी असल लाइब है और अदनान के बाद उससे अहकामात वसूल करता है। बसरा में वो वाहिद शख्सियत है जो मेरी हकीकत से वाकिफ है। सोनिया के अगवा समेत वो पूरे मंसूबे से वाकिफ थी। उसका हुक्म बेरा हुक्म यानी अदनान अब्बासी का हुक्म तसव्वुर किया जाता है और उसे ये इख्तियार भी है कि अदनान के किसी मुलाजिम को भी बराह रास्त कोई भी हुक्म दे सके। जब मैंने उसे कोई वजह बताए बगैर अपनी गैर हाजिरी के बारे में बताया तो वो अचंभे में पड़ गई। दूसरे लोग तो खैर मुतमईन हो गए होंगे, लेकिन मरजाना जानती है कि मैं अदनान की इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता। लिहाजा उसने फौरी तौर पर उन दोनों मुआवजों को तलब किया होगा जो मेरे साथ होटल में मौजूद थे। उनसे पूछगछ करने पर उसकी समझ में सारी बात आ गई होगी और रही सही कसर ड्राइवर की वापसी से पूरी हो गई होगी। फिर उसने तमाम हालात से अदनान को मुतला कर दिया होगा और उसने इस हंगामी सूरत से निमटने के लिए और उसे जो भी हदायत दी होगी इस वक्त मरजाना उन पर अमल करने में मसरूफ होगी। अब ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी बात में कितनी सदाकत है। इस जगह वो मुझसे कई झूठ बोल चुका था, लेकिन इस बार उसे सलोमी की तायद भी हासिल थी। वैसे भी खुद को महफूज रखने के लिए जरूरी था कि उसकी तमाम बातों को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए ताकि अपने बचाव की तदाबीर की जा सके। अगर मैं उसके बयान को झूठ ही समझता रहता और सच साबित हो जाता तो मैं किसी बहुत बड़ी नागहानी मुसीबत से भी दो चार हो सकता था। तुम्हें कुछ अंदाजा भी नहीं कि सोनिया को कहाँ ले जाया गया होगा? मैंने पूछा। ये अंदाजा करना मुश्किल है। अदनान के यहाँ कई ठिकाने हैं, मुमकिन उसे मरजाना के बंगले पर ले जाया गया वो, लेकिन उसे तो तुमने सलूमी की फरमाइश पर अगवा कराया था। मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। ये अदनान का मंसूबा था ताकि अगर तुम उसके लिए काम करने पर रजामंद ना हो तो तुम्हें उसके जरिए से मजबूर किया जा सके। मैंने सलूमी पर यही जाहिर किया था जैसे दस सलूमी की ख्वाहिश पर अगवा करा रहा हूँ। मेरा इरादा ये था कि जब अदनान का मकसद पूरा हो जाएगा तो मैं उसे अपनी तहवील में ले लूंगा। मुझे मरजाना की रिहाइश का पता बताओ, मैंने कहा, और वो एक बार फिर हिचकिचाहट का शिकार नजर आने लगा। अगर तुम वहां गए तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं नहीं तुम्हें उसके पते से आगाह किया है, उसने झिझकते हुए कहा, और इस तरह तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने तंदिया लहरे में कहा। यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ, सिर्फ शुबे की बुनियाद पर अदनान मुझे देखते ही गोली मार देने का हुक्म दे सकता है। तुम तो मुझे अपने बच्चों के वास्ते दे रहे थे। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि एक तवाइज से ताल्लुकात रख के तुम अपने बेबी बच्चों के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो? बहरहाल सोचा है, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन जब मेरे पास जराइम की राह छोड़ने का कोई तरीका ही नहीं है तो मैं क्यों उससे कतई ताल्लुक करूं? दोनों तो वैसे भी तमाम जराइम की पर्दापोशी कर देती है। अदनान तो तुम्हें बाद में मारेगा, उससे पहले तुम्हें मेरी तरफ से खतरा है और मैं कोशिश करूंगा कि तुम पर कोई आंच ना आने पाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता। अगर मैंने किसी भी वजह से फिस्पाई इख्तियार की तो सारी जिंदगी सुकून का सांस नहीं ले सकूंगा। लिहाजा बेहतर यही है कि जो कुछ भी मैं पूछूं सीधे सीधे मुझे बताते रहो। वो तो बताना ही पड़ेगा। उसने एक तवील सांस ली और मुझे मरजाना के पते से आगाह कर दिया। अब ये भी बता डालो कि उसके बंगले पर किस किस्म के हिफाजती इंतजामात हैं। तमकीन ने एक तवील सांस ली। वो कुत्ते पालने की शौकीन है। तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि उसके बंगले पर क्या हिफाजती इंतजामात हो सकते हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें सलूमी वाले कमरे में बंद करूं या तुम कोई अलग कमरा पसंद करोगे? तमकीन की ख्वाहिश पर मैंने उसे दोबारा उसी कमरे में पहुंचा दिया और खुद वापस आकर ड्राइंग रूम के एक सोफे पर नीम दराज हो गया। सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर हो गई थी। सलूमी की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में यही नतीजा किया जा सकता था कि जिस शख्स को मैंने अदनान समझकर पकड़ा था वो वाकई ही अदनान नहीं बल्कि तमकीन है। अब यह सवाल था कि वो जो कोई भी हो, मेरा उससे कोई दाती झगड़ा नहीं था। इस पूरे हंगामे की पुष्ट पर सलूमी थी। उसी की वजह से अदनान अब्बासी या तमकीन उसमें मुलव्वस हुआ था और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि अदनान अब्बासी से मेरी बाकायदा दुश्मनी हो गई थी। सोनिया उसके कब्जे में थी जिसे उसके चुंगल से आजाद कराना मेरी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ अदनान ने भी उसे अपने वकार का मसला बना लिया होगा। मेरी वजह से जो उसे रिक उठाना पड़ी, उसे बर्दाश्त करना पड़ा, उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। इस बात से मुझे बहरहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी कि असल अदनान कौन है और नकल कौन है। दिलचस्पी होना या ना होना अलग मामला था। अब तो मैं मजबूर था। अदनान ने अपनी तवज्जो मुझ पर मरकूज कर दी थी। मैं दिलचस्पी ना लेता तो मारा जाता। अदनान अब्बासी का जो खाका बना था उसके पेश नजर उससे दरगुजर की तवक्को नहीं की जा सकती थी। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो मुझे अपने लिए काम करने पर मजबूर नहीं कर सका था। टेलीफोन की घंटी मुझे ख्यालात की दुनिया से बाहर ले आई।
रिसीवर उठाते वक्त मैं सोच रहा था कि दूसरी तरफ मेरे वही नामालूम दुश्मन होंगे, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। दूसरी तरफ से जो आवाज सुनाई दे रही थी उसे सुनकर यूं महसूस हुआ जैसे वो आवाज किसी मशीन से बरामद हुई हो। कौन बात कर रहा है? लहजा सपाट और बेतासर था। तुम कौन हो? मैंने जवाबी सवाल किया। मेरे बातचीत पर नागवार सी शिकने पड़ गई थी। जवाब में उस मशीनी आवाज ने टेलीफोन नंबर दोहराया। क्या तुम इस नंबर से बात कर रहे हो? हाँ, मैंने भी बेतासर आवाज में। तुम्हें किससे बात करनी है? अगर तुम इसी नंबर से बोल रहे हो तो तुम्हें अली हमाद होना चाहिए। हाँ, मैं अली हमाद ही हूँ। मेरी पेशानी पर पड़ी हुई शिकने कुछ और गहरी हो गई, मगर मैं तुम्हें शनाख्त नहीं कर सका कि तुम हो कौन। जवाब में क्या सुनाई दिया ये भी ऐसा ही था जैसे किसी मशीन से आवाज निकली हो। तुम शनाख्त कर भी नहीं सकते। अगर तुम अदनान अब्बासी को रिहा कर दो तो तुम्हारी जान बख्शी की जा सकती है। मैंने खेद अंदाज में सारी लाया। खून अदनान अब्बासी? मैंने बड़ी मासूमियत से सवाल किया। वही जिसे तुमने अगवा किया है। तुम्हारी भलाई के लिए मशवरा दिया जाता है कि या तो उसे रिहा कर दो या बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं उसे रिहा कर दूंगा, मगर पहले उसने मेरी बीवी को अगवा किया था। मैंने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। सौदेबाजी करना हमारे उसूल के खिलाफ है। तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है कर दो, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ठीक है प्यारे, सौदेबाजी करना तुम्हारे उसूल के खिलाफ है और दूसरों के सामने झुकना मेरा शेवा नहीं है, लिहाजा मजीद गुफ्तगू करना ला हासिल होगा। ठीक है, पहले तुम अदनान को रिहा कर दो, फिर हम तुम्हारी बीवी को भी छोड़ देंगे। नहीं, मैंने दो ठोक अंदाज में कहा। जिसे पहले अगवा किया गया है रिहा भी पहले वही किया जाएगा। तुम बहुत हट धर्म आदमी हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस तरह इनकार करके तुम अपने लिए कितनी मुश्किलात पैदा करोगे। हट धर्म मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। मैंने तो एक असूल की बात की है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम तुम्हें दोबारा फोन करेंगे, उस वक्त तक इंतजार करो। फोन बंद करके मैं दोबारा सोच में डूब गया। अदनान के आदमियों ने दोबारा इसी बंगले की निगरानी शुरू कर दी थी और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। इज्जत जो वो मुझे मौसूल हुआ था वो भी खासा उलझा देने वाला था। वो आवाज कती गैर इंसानी मालूम होती थी, गोया वो कोई मशीनी आवाज थी। सवाल ये पैदा होता था कि अदनान का गिरोह कितना मुनज़्ज़म है। क्या थोड़ी देर कबल मैंने किसी कंप्यूटर से शर्फ़े हम कलामी हासिल किया था? कम अज़ कम इराक में किसी ऐसे कंप्यूटर की मौजूदगी ताज्जुब खेज थी जो बातें भी कर सकता हो। ये भी मुमकिन था कि वो कोई आदमी ही हो, मगर आदमी के लहजे में जज्बात की थोड़ी बहुत आमेज़िश तो वो ही जाती है। हम मैं महसूस कर रहा था कि इतने मुनज़्ज़म गिरोह से तनहा टकराना आसान नहीं होगा। मेरे ज़हन में इराकी इंटेलिजेंस के सरबराह कर्नल नोमान का नाम आया, मगर मैंने उससे बदल लेने का ख्याल देन से झटक दिया। मेरी अंदाजे के मुताबिक अदनान अब्बासी के सामने कर्नल नोमान भी बेबस होगा। मुझे ये एहसास भी था कि कर्नल नोमान तक न सिर्फ आर्थर और टारमंडू के कत्ल की इतला पहुंच गई होगी, बल्कि वो मेरे गायब हो जाने पर भी परेशान हो रहा होगा। लेकिन मैं उससे राब्ता कायम न करने का फैसला कर चुका था। मेरी नजर में कर्नल नोमान अपने तमाम तर इख्तियारात के बावजूद एक बेबस आदमी था और किसी बेबस आदमी के लिए काम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उससे तो बेहतर ये होता कि मैं अदनान के लिए काम कर लेता, जो कम अज कम बाइख्तियार तो था। अदनान अब्बासी बास पार्टी का सरकर्दा कारकुन था और उससे उलझने का मतलब था हुकूमत से तसादुम। मगर मैं इस तसादुम को किस तरह रोक सकता था? जब किस्मत में दरबदरी लिख दी गई हो तो कोई क्या कर सकता है? आदमी कितना बेबस है। हम मेरे सामने एक तरफ अदनान अब्बासी था और दूसरी तरफ वो पार्टी थी जिसने आर्थर के घर पर हमला किया था। वो दोनों ही मेरे दुश्मन हो रहे थे। हालात की नदाकत के पेश नजर मुझे उन दोनों में से किसी एक से मुसालत करनी थी। अदनान से मुसालत करना मुमकिन नहीं था, तो फिर मैं उठकर खिड़की के करीब आया और पर्दा सिरकाकर सामने वाले बगले की तरफ देखने लगा। मेरे पास इंतजार करने के लिए वक्त नहीं था। जो भी फैसला करना था फौरी तौर पर करना था। अदनान अब्बासी के हाथ बहुत लंबे थे और वो किसी भी वक्त मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था। अपना दिफा करने के लिए मैं एक नागवार फैसला करने पर मजबूर हो गया था। मैं पलट कर टेलीफोन सेट तक आया और रिसीवर उठाकर सामने वाले बंगले का फोन नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी जो मैं इससे कबल भी एक बार सुन चुका था। मैं अली हमाद बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी असली आवाज में कहा। तुम उसका लहजा हिजानी होगा। उसने मेरी आवाज पहचान दी थी। खबरदार, मैंने तेजी से कहा, इससे आगे कुछ ना कहना। हो सके तो तुम मुझसे मिल लो। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? उसके लहजे में अब भी हिजान था। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ? मैंने तंदिया लहजे में कहा। वक्त जाया मत करो। मैंने फोन बंद कर दिया। मालूम नहीं मैंने सही कदम उठाया था या नहीं, लेकिन अब तो मैं अपनी असलियत जाहिर कर ही चुका था। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ। वो अगर गेट से अंदर आने की कोशिश करता तो उसे काल बेल बजानी पड़ती, इसलिए कि गेट तो बंद था। उसका मतलब यही था कि वो अदनान के आदमियों को
चुल देकर किसी और तरह अंदर घुसा है। दरवाजा खोलते ही मेरी नजरें उस पर पड़ी और मैंने उसे पहचान लिया। वो अगरचे मेकअप में था मगर मेरी निगाहों से छुप नहीं सकता था। वो भी मुझे देखकर सिर्फ एक लम्हे के लिए झिझका था और जब मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा तो उसने एक नारा लगाकर मुझ पर छलांग लगा दी। ये क्या बेहूदगी है, मैंने बुखला कर कहा। अलग हटो, नहीं छोड़ूंगा, कितनी मुश्किल से तो मिले हो और अब कह रहे हो कि छोड़ दूं। मैंने उसे गर्दन से पकड़कर खुद से अलहदा किया और वो एहतजाज करने लगा। अरे छोड़ो, मेरी गर्दन टूट जाएगी, टूट जाने दो। मैंने दूसरे हाथ से दरवाजा बंद करते हुए बड़ी बेनियादी से कहा, अरे खुदा के वास्ते छोड़ दो, क्यों मेरी जान लेने पर तुल गए हो। वो बुरी तरह मचल रहा था। जाओ, खुदा के वास्ते तुम्हारी गर्दन छोड़ दी, अब मुझसे लिपटने की कोशिश मत करना। तू बहुत संग दिल हो चीफ, उस पिस्ता कामत ने कहा जो बूढ़ के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। एक हम है कि तुम्हारी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और तुम बुढ़ की गर्दन तोड़ने के चक्कर में हो। फजूल बातें मत करो, हालात बहुत संगीन हो गए हैं। मैंने मजबूरन तुम पर अपनी असलियत जाहिर किया है। वो तो मैं तुम्हारी आवाज सुनते ही समझ गया था चीफ। बूढ़ ने मेरे साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें अदनान पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। जिसे मैंने अदनान समझकर अगवा किया था वो अदनान की डमी है, मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा। बूढ़ मेरी बात सुनकर उछल पड़ा। क्या कह रहे हो चीफ? उसने इंतहाई हैरत से कहा, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। जिस शख्स को मैंने अगवा किया है उसका असल नाम तमकीन है और यह मुस्तकिल अदनान के रूप में रहता है। क्या ये सब बातें उसने तुम्हें खुद बताई हैं? बूढ़ ने पूछा। खुद से नहीं बताई, बल्कि मैंने उगरवाई हैं। ऐसी बातें कभी खुद से नहीं बताई जाती, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला होगा। बूढ़ ने कहा, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि मैं उसके बयान पर इतनी आसानी से यकीन कर लूंगा? मैंने बूढ़ को घूरा और वो डड़बड़ा गया। नहीं, बूढ़ अकला गया। मेरा मतलब ये था कि तुम्हें उसके बयान की तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। मैं पहले ही तस्दीक कर चुका हूँ। ज़ाहिर इतनी बड़ी बात पर आंख बंद करके तो यकीन नहीं किया जा सकता। कहीं आए गए बगैर तुमने किस तरह उसके बयान की तस्दीक कर ली? बूढ़ ने हैरान होकर पूछा। इस बहस को छोड़ो, मैंने झुंझरा कर कहा। मसला ये है कि असल अदनान अब्बासी मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहा है। बूढ़ ने हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे देखा। ऐसी बातें तुम्हारे लिए मसला कब से हो गईं? जब से 2 अवराद मेरी कैद में है। मैंने कहा, मैं अगर तनहा होता तो मुझे कोई परवाह नहीं होती। समझ में नहीं आता। बूढ़ बुड़ाया। कभी तो तुम इतने नडर हो जाते हो। अरे हाँ, वो यक ब यक चौंक पड़ा। तुम्हें मेरे बारे में किस तरह इल्म हुआ? मैं मुस्कुराया। तुम बहुत बासलाइए सही बूढ़, लेकिन मेरे सामने नहीं। ये बात तो मुझे तस्लीम है चीफ, वरना बूढ़ किसी के सामने नहीं झुकता। मगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब तुमने पहली बार मुझे फोन किया था तो आवाज बदल कर बोल रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं सका था। लेकिन जब तुमने मुझ पर अपनी मालूमात का ज्यादा रोब डालने की कोशिश की तो मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। जिस किस्म की हमायत तुमने की थी उससे कोई भी नतीजा अखज कर सकता था कि इस बंगले की निगरानी हमा वक्त की जा रही है। जाहिर है उसके बगैर इतनी अप टू डेट मालूमात नहीं हो सकती थी। उन्हीं खतूत पर गौर व फिक्र करने के बाद मैंने सामने वाले बंगले का फोन नंबर डायरेक्टरी से तलाश किया। वो जब दूसरी तरफ से फोन उठाया गया तो तुमने अपनी असली आवाज में बोलने की हमाकत की। सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारी आवाज सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी हमाकतों पर गुस्सा आ गया। आखिर इन हमाकतों की जरूरत क्या थी? तुम्हारी जगह कोई और होता तो हमारे हाथों मार खा गया होता। बूढ़ ने सर हिलाकर कहा, ये तो हमारी बदकिस्मती हुई कि नारवन शलूफ के मेकअप में हमारे मद्दे मुकाबिल तुम दिखरे। बकवास मत करो, मैंने वसीले लहजे में कहा। किसी रोज तुम अपनी किसी हमाकत के नतीजे में दूसरी दुनिया में सफर करने के लिए रवाना हो जाओगे। अभी तक तो ऐसा कोई बाईदा लाल पैदा नहीं हुआ जो बूढ़ को दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना कर सके। बूढ़ ने ढिठाई से कहा। मैंने बूढ़ को घूर कर देखा तो वो मुझसे नजरें चुराने लगा, फिर अटक अटक कर बोला, तुम हमेशा बूढ़ को नाजायज तौर पर दबाने की कोशिश करते हो चीफ। बूढ़ अगर जबान खोले तो उस पर डांट पड़ती है। बको, मैंने बदस्तूर से घूरते हुए कहा, क्या बकना चाहते हो? जब तुमने मुझे पहचान ही लिया था तो खुद को छुपाए रखने की क्या जरूरत थी? क्या तुम खुद को जाहिर नहीं कर सकते थे? तुम्हारी हमाकतों की वजह से मैंने तुम्हें सजा देने का फैसला किया था। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया। ये क्यों नहीं कहते कि तुमने भी जवाब में हमाकत की थी? अगर हम किसी के हाथों मारे जाते तो क्या होता? मैंने अच्छी तरह गौर कर लिया था। तुम इतनी बुरी तरह मशकूक हो गए थे और मेरे खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे जब तक कि मुझे जान ना सकते। तुम्हारी ये बात दुरुस्त है चीफ,
जब तुमने हमारे बनाए हुए निशान को ज़रब का निशान करार दिया तो मुझे चौकन्ना होना पड़ा, क्योंकि मोसाद के एजेंट उस निशान से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। वाकिफ तो मैं भी हूँ, मगर चूंकि पहली बात यही ज़हन में आई थी कि इसलिए वाकिफ तो मैं भी हूँ, मगर चूंकि पहली बात यही ज़हन में आई थी इसलिए ज़हन किसी और तरफ मुंतकिल ही नहीं हो सका। जब तुमने आई को 1 और ओ को 0 वाली मिसाल दी तो ये बात वादे हो गई कि वो ज़रब का निशान नहीं बल्कि अंग्रेजी हर्फ एक्स था, और जाहिर है कि यह हर्फ तहज़ीब माल्कम एक्स की तरफ इशारा करता है। तो तुमने तो हम लोगों से यूं मुंह मोड़ा कि फिर पलट कर खबर तक ना ली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने बेमुरव्वत भी हो सकते हो। बूढ़ का कहना अपनी जगह दुरुस्त था। मैंने वाकई ही उन लोगों की खबर नहीं ली थी, लेकिन वो ये बात नहीं जान सकता था कि तहजीब से यूं कदे ताल्लुक कर लेने से मुझ पर क्या बीती थी। मैंने खुद से तो कुछ भी नहीं किया था। तहजीब ने खुद इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो मुझसे अलहदा रहकर काम करना चाहती है। तहजीब जो मुझे सबसे अजीज थी, मैं उसकी ख्वाहिश किस तरह रद्द कर सकता था। जज्बाती बुरान तो आते जाते रहते हैं। आदमी अपनी हर कैफियत से लड़ सकता है, बड़े बड़े तूफानों से सुरखरू होकर उबर सकता है, तो अपनी किसी महबूब हस्ती की ख्वाहिश पर कोई कुर्बानी क्यों नहीं दे सकता। और मैंने भी तो यही किया था। तहजीब की ख्वाहिश पर खुद को उससे दूर कर लिया था।